हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय भवन में मुलाकात की। ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट के तौर पर हुई। वहीं राज्यपाल ने राष्ट्रपति को कॉफी टेबल बुक भेंट की। वहीं आपको बताते चले, एक खिताब उत्तराखंड की रजत जयंती पर आधारित और दूसरी नैनीताल लोक भवन के 125 साल पूरे होने पर प्रकाशित की गई है। वहीं मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के विकास उपलब्धियों और स्वास्थ्य योजनाओं पर बात हुई। राज्यपाल ने राज्य में टीबी खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। इस दौरान वहीं राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के इन प्रयासों की सराहना भी की। तो वही खबर सामने आ रही जो सीएम धामी से विधायकों ने की मुलाकात। उत्तराखंड निवास में अहम मुलाकात उमेश शर्मा काऊ और दुर्गेश्वर लाल सीएम से मिले। वहीं महेश जीना ने भी सीएम धामी से की ये खास मुलाकात। क्षेत्र के विकास के साथ अहम मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास को क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ और साथ ही दुर्गेश्वर लाल और महेश जीना सहित अन्य विधायकों ने मुलाकात की। इस दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्रों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किए। वहीं मुलाकात को सकारात्मक और फलदायी बताया जा रहा है। तो यहां बताते चले, सीएम धामी से विधायकों की एक खास मुलाकात जहां उत्तराखंड निवास में ये अहम मुलाकात विधायकों की सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई। तो यहां बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां विधायकों की खास मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ। वहीं बता दें, विधायक उमेश शर्मा का और दुर्गेश्वर लाल और महेश जिन्ना सहित अन्य विधायकों ने की मुलाकात। इस दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्रों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किए। मुलाकात को सकारात्मक और फलदायी भी बताया जा रहा है। तो ये आपको बताते चले, विधायकों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के शताब्दी समारोह में भव्य शुरुआत हो गई है। इस दौरान हरिद्वार के कैंप मैदान में आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। ध्वजवंदन के साथ शांति कुंज की संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा और अखंड दीपक के साथ शताब्दी समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। समारोह में देश विदेश से हजारों साधकों और सहभागिता देखने को मिली। जहां इस आयोजन में 23 जनवरी तक यह आयोजन चलने वाला है, जिसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने शांति कुंज और गायत्री परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गायत्री परिवार युग चेतना का ऐसा प्रवाह है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। के ध्वज बंधन समारोह एवं शताब्दी समारोह के अवसर पर जिन्होंने इस पूरे शताब्दी वर्ष का ये बहुत भव्य और दिव्य आयोजन, जिसमें हम सबको सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है, मुझे भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। ऐसे इसके दल नायक, संयोजक, आदरणीय डॉक्टर चिन्मया पांड्या जी, जिन्होंने शुरुआत में बहुत विस्तार से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हम सबके समक्ष रखी है, और अभी हम लोगों ने बहुत विस्तार से पूरे देश के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमको विरासत और संस्कृति सौंपने का काम किया है। ऐसे भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और मेरे बड़े भाई, जिनका हमेशा मेरे को मार्गदर्शन मिलता है, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण एवं अनेक विभागों के मंत्री और आध्यात्मिक जगत के पूरे विश्व के अंदर जिनकी ख्याति है,
आदरणीय सतपाल महाराज जी, प्रबंध निदेशक सुदर्शन न्यूज सुरेश चौहान जी, डॉक्टर हमारे यहाँ के अतिथि आज के डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री विनय रोहेला जी, यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे आदरणीय मदन कौशिक जी, आशुतोष शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, संजय गुप्ता जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे विशिष्ट सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव और देश दुनिया से आए हुए सभी लगभग 80 से भी, चिन्मया जी ने बताया डॉक्टर साहब ने कि 80 से भी अधिक देशों से पधारे हुए सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुगण, सभी संस्था के सदस्यगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेद माता गायत्री के, मां गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और तीर्थ नगरी हरिद्वार की इस पावन और दिव्य धरा पर आयोजित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस विशिष्ट समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतगणों का, सभी देश विदेश दुनिया से पधारे गायत्री परिवार के साधकों का, सभी का देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के स्थान, इस पवित्र स्थान पर आप सबके पहुंचने पर, आप सबके आने पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये ध्वज वंदन का समारोह कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले उन 3 ऐतिहासिक और युगांतकारी घटनाओं के 100 वर्ष पूरा होने का अवसर है, जिन्होंने इस विराट युग आंदोलन को स्पष्ट दिशा और चेतना प्रदान करने का काम किया है। यहां एक और अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य की शताब्दी है, वहीं यह युग दृष्टा श्रद्धेय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा आरंभ की गई उस तप साधना के भी 100 वर्ष हैं, जिसने युग निर्माण के इस विराट आंदोलन की आधारशिला रखी। इसी के साथ साथ ये वर्ष वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी के इस अवसर पर मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं गायत्री देवी के सिद्ध साधक, विचार क्रांति के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज वट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथेय देने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी महानुभावों के बीच में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर दिखाई दे रहे हैं, उधर दिखाई दे रहे हैं, उतने ही सारे लोग, उससे भी ज्यादा लोग इसके आसपास के पंडालों में भी विराजमान हैं। मैं उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत तेज पुंज है और इस मंत्र से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें, जो भी मार्ग चुनें, वो सत्य से प्रेरित हो, लोक कल्याण के लिए हो और धर्म के अनुरूप हो, जिससे किसी को कष्ट न हो। जब इस मंत्र का जाप देवभूमि उत्तराखंड में किया जाता है तो इसकी महिमा का प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां असंख्य ऋषियों ने वर्षों तक घोर तपस्या की है, जहां हिमालय एक मौन साधक की भांति हजारों वर्षों से खड़ा है और जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां मानवता को जीवन प्रदान कर रही है, जल भी देती है और जीवन देने का भी काम करती है। भाइयों बहनों, अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार केवल एक संस्था नहीं है,
बल्कि एक युग चेतना का जीवंत आंदोलन है। ये एक ऐसा विचार प्रभाव है जिसने अध्यात्म को कर्म से और कर्म को साधना से और साधना को सेवा से संस्कार को और संस्कार को व्यक्ति निर्माण से और व्यक्ति निर्माण को राष्ट्र निर्माण से और राष्ट्र निर्माण को विश्व कल्याण से जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यवहार में उतारने का काम किया है। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में फैला गायत्री परिवार विश्व भर में मानवता, नैतिकता और सद्भाव का दीप प्रज्वलित कर रहा है। गायत्री परिवार आज विश्व के 80 से भी अधिक देशों में फैले अपने 5000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहा है। इसके 15 करोड़ से अधिक साधक संपूर्ण विश्व में ज्ञान, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ये आज के इस पावन अवसर पर 42,000 से भी अधिक कार्यकर्ता इस आध्यात्मिक महायज्ञ के साक्षी बन रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से बने हैं। वैसे तो मुझे लगता है डिजिटल माध्यम से कई करोड़ों लोग आज इस महाकार्यक्रम से जुड़े होंगे, महायज्ञ से जुड़े होंगे और अपने समर्पण, सेवा भाव और साधना से मानवता के इस दिव्य संदेश को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस विराट आध्यात्मिक आंदोलन के मूल में युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का तपस्वी जीवन है। उन्होंने कहा था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यह कोई नारा नहीं बल्कि उनका जीवन दर्शन था, राष्ट्र निर्माण की कार्य योजना थी। आचार्य श्रीराम शर्मा जी न केवल एक महान साधक और युग दृष्टा थे बल्कि सनातन संस्कृति के सशक्त प्रचारक भी थे। उन्होंने हमारी ऋषि परंपरा को दिव्य संस्कार, गहन आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर हो गया है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब चाहे हम अयोध्या में लंबी प्रतीक्षा के बाद, जैसा सभी ने मेरे से पहले कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा होकर अभी इस बार ध्वजा का भी कार्यक्रम हो चुका है और भगवान अपने घर में अपने तो वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों से जुड़े 81 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 35 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। अधिकांश शिकायतें सड़क, बिजली, पानी, नाला और गंदगी जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित रही। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश भी दिए। प्रत्येक सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल, बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसका परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में, मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई।
वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए 1 साल से कम समय में राज्य ने 4,74,447 शादियां ऑनलाइन पंजीकृत हो चुकी हैं। पहले शादी पंजीकरण के लिए पति पत्नी को 2 गवाहों के साथ तय तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। दंपति और उनके गवाह कहीं से भी अपने रिकॉर्ड और वीडियो बना बयान जमा कर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुराने सिस्टम में प्रतिदिन केवल 37 शादी पंजीकृत होती थी, वहीं जबकि अब ये औसतन बढ़कर लगभग 1,400 प्रति दिन हो गया है। इसी दौरान 316 लोगों ने ऑनलाइन विवाह अनुच्छेद कराया, वहीं 67 लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप शुरू किया और 2 लोगों ने लिव इन खत्म करने का प्रमाण पत्र लिया। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो मेडिकल कॉलेज रैगिंग का मामला। रैगिंग के आरोप में 2 छात्र निष्कासित, हॉस्टल से निकाले गए 2 छात्र। वहीं एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है मामले की पूरी जांच। तो वहीं आपको बताते चले, राज्य के दून मेडिकल कॉलेज के 2 सीनियर छात्रों को जूनियर के साथ रैगिंग के आरोप में हॉस्टल से निष्कासित किया गया। वहीं एंटी रैगिंग कमेटी की ओर से भी मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर छात्रों के खिलाफ और कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। कमेटी 15 जनवरी से मामले की जांच में जुटेगी। इस बीच कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्र को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। तो वहीं रैगिंग मामले में देहरादून से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आपको बताते चले, छात्र को निष्कासित किया गया है, मामले की जांच की जाएगी कमेटी के द्वारा। तो वहीं आपको बताते चले, जूनियर के साथ रैगिंग के आरोप में हॉस्टल से निष्कासित किया गया। तो वहीं राज्य के दून मेडिकल कॉलेज में 2 सीनियर छात्रों को जूनियर के साथ रैगिंग के आरोप में हॉस्टल से निष्कासित किया गया। वहीं एंटी रैगिंग कमेटी की ओर से भी मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान को लेकर उत्तराखंड बीजेपी में आक्रोश है। वहीं विधायक ने अपराध को जाति और धर्म से जोड़कर टिप्पणी की थी। इस पर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन के बयान को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस और विधायक से महिलाओं से माफी की मांग की गई। वहीं साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी से भी सामने आकर माफी मांगने की मांग की गई है। देखिए, शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश के उस विधायक को, और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं के साथ या SC ST या आदिवासी महिलाओं के साथ रेप करने से पुण्य मिलता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कांग्रेस के? मुझे लगता है कि कांग्रेस के बायलॉज में लिखा होगा ये सब चीजें। ये वही पार्टी है कांग्रेस जो तंदूर में एक अपनी प्रेमिका को झोंकने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए इसके ऊपर कि उनके विधायक मध्य प्रदेश के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और महिलाओं के ऊपर रेप जैसी घिनौनी हरकत को वो पुण्य का काम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस को इस पे माफी मांगनी चाहिए और महिलाएं उनको माफ नहीं करेगी। पूरे देश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर भी मुझे लगता है कि जिस देश के अंदर दुर्गा के रूप में मां को महिलाओं को पूजा जाता है, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, वैष्णवी के रूप में पूजा जाता है, उस देश के अंदर कांग्रेस का विधायक, बदतमीज विधायक, बेशरम विधायक, वो ये कहे कि SC ST महिलाओं का जब रेप होता है तो पुण्य का काम मिलता है। तो ऐसे कौन सा ग्रंथ लिखा है? मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, उस ग्रंथ का नाम बताए, उस ग्रंथ के पन्ने का नंबर बताए। तो ये राहुल गांधी जी को इस पे आकर के सामने स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। ऐसे नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं राहुल गांधी जी, जो महिलाओं को अपमान करते हैं, पूरी कांग्रेस के नेता। तो वहीं रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी का एक विवादित बयान सामने आया। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान विधायक भरत चौधरी ने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वह उनके जूते की सुनेगा। इस टिप्पणी को प्रशासनिक मर्यादाओं और उत्तराखंड की गरिमा के खिलाफ माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस बयान को सत्ता के दुरुपयोग और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों से भड़काव के रूप में भी देखा जा रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि यहाँ पे वेटनरी मेडिकल कॉलेज बनेगा तो वो बंद करके रहेगा, बंद करके रहेगा। किसी के बाप की ताकत नहीं है जो उसको रोक करके दिखाते हैं। जो अधिकारी भरत सिंह चौधरी की नहीं सुनेगा, वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा। और यहाँ पर
तो वहीं रुद्रपुर के आवास चौकी क्षेत्र में वार्ड 29 में पार्षद सौरभ बेहड़ पर 3 नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर दिया। मास्टर साइकिल से आए आरोपियों ने पार्षद को स्कूटर से गिरा दिया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर पूछताछ कर रही है। वहीं घटना की सूचना पर मेयर विकास शर्मा अस्पताल पहुंचे और घायल पार्षद का हाल जाना। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ से जानकारी लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। वहीं सीएम धामी ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही का भरोसा दिया। वहीं मेयर ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा उसमें ये लगा कि एक बाइक पर 3 लड़के आए और इनकी स्कूटी को गिरा दी और इनसे मारपीट किया। इसमें कुछ संदिग्धों की हमने पहचान की और अभी मुझे थाने में बुलाया, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आगे की जानकारी जैसे भी तथ्यों की जानकारी होगी आपको बताएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान के मुताबिक 20 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 21 से 24 जनवरी के बीच पर्वतीय जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। इस दौरान हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। 21 जनवरी को विशेष रूप से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ के जिले कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।